करने से पहले मैं आप सब लोगों को हाफ में डिवाइड करना चाहूंगा। इस तरफ का जो पूरा हाफ है ये श्री विजय बाबू डैडी के साथ में रहेगा, एंड इस साइड वाला जो पूरा सेक्शन है ये श्री राजन बाबू ऑलरेडी जीतने की चालू हो गए हैं। डैडी पापा के लिए इसे और थोड़ा मजबूत करने के लिए हम लोग एक छोटा सा गेम खेलेंगे पापा और डैडी के साथ। मैं आप लोगों से कुछ चीजें मांगूंगा इस सेक्शन से और इस सेक्शन से। आप में से जो वो पहले लेके आएगा इनकी जीत होने की कोशिश उतनी उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पापा आप थोड़ा सा और साइड में चले, आप थोड़ा स्टेप्स के पास आ जाइए। डैडी आप भी थोड़ा सा स्टेप्स के पास आइए प्लीज। ओके, आई नीड आपके सेक्शन में से जो भी सबसे पहले ये चीज लेके आएगा तो पापा जीतेंगे या डैडी जीतेंगे। मुझे टोटल आप लोगों की तरफ से, इस तरफ से या इस तरफ से 10 चश्मे चाहिए। जो भी सेक्शन पहले लेके आएगा वो जीतेगा। 10 एक ही जन लेके आएगा, कोई भी एक ही जन लेके आएगा, कोई भी एक 10 सिर्फ एग्जैक्ट 10 नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एग्जैक्ट 10 चाहिए। फास्ट एग्जैक्ट 10। मुझे इसके साथ में वापस से आप सब लोगों से 10 कॉइन्स चाहिए। एग्जैक्ट 10 का काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं बहुत दूर से मैं रख लेता हूँ 1। लेकिन सॉरी ये वाले इसमें पापा जीत चुके हैं। दिस साइड पापा इज द विनर इन दिस। मुझे आप सब लोगों से 10 कॉइन्स चाहिए। एग्जैक्ट 10 कॉइन्स चाहिए इस साइड से और इस साइड से। 10 कॉइन्स, एग्जैक्ट 10 कॉइन्स। As of now we are one love. 10 कॉइन्स चाहिए। डैडी 10 कॉइन्स आपके साइड से, 10 कॉइन्स आपकी तरफ से। एग्जैक्ट 10 कॉइन्स, एग्जैक्ट 10 कॉइन्स डैडी। एग्जैक्ट 10 कॉइन्स, एग्जैक्ट 10। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये डैडी जीते 1 ऑल। मुझे 3 आईफोन्स चाहिए। आप लोगों के साइड से 3 आईफोन्स चाहिए। 3 आईफोन्स 3 आईफोन्स 3 आईफोन्स 3 आईफोन्स। अरे भाई सिर्फ 3 चाहिए। 3 आईफोन्स एग्जैक्ट चाहिए। रखना, याद रखना। डैडी अपना ही फोन वापस लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक लेकिन ध्यान में रखना, ये एक्चुअली ऋषि तुमने कितनी भी कोशिश कर ली मुझे जिताने के लिए, हरदम मेरा बड़ा भाई जीतने वाला, ध्यान रखना। करण तू सेम चीज बोलना चाहेगा? एक्चुअली ये खिलाने में कोई मतलब नहीं था, कोई ये नहीं था। सिर्फ पापा और डैडी जो दिन भर हमें भगाते रहते तो बस इतना करवाना था, बाकी अदरवाइज कोई ये नहीं था। शुरुआत आपके बचपन से करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे शायद सिर्फ गिने चुने लोग होंगे, बोरा अंकल, अशोक अंकल, जिन्हें आप मतलब कितनी मुश्किलों से दादाजी दादी जी और आपका बचपन कैसा था उसके ऊपर अगर आप थोड़ा बता सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके बचपन में और मेरे बचपन में थोड़ा सा फर्क है। ऋषि, करण और देवेन के बचपन में भी बहुत फर्क है और उनके बच्चों के भी बचपन में बहुत फर्क है। मगर मेरा और राजन का जो बचपन है ये सबसे अलग है। कभी आप सोच भी नहीं सकते किस प्रकार से हमारी परवरिश की गई। पिताजी चाहते थे, बाबूजी चाहते थे कि हम कॉमन लोगों में बड़े हों और इसलिए दोनों भाइयों का नाम उन्होंने म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में डाल दिया था। जहाँ पर हमारे जो टीचर थे वो टीचर भी जो कोट पहन के आते थे उसको कई पैचेस होते थे उनके कपड़े पे, कई पैचेस कपड़े पे होते थे। हम लोग पैदल आते थे स्कूल जाने के लिए। ये कंपलसरी था कि हम पैदल ही जाए क्योंकि सारे बच्चे वहाँ पर पैदल आते थे, इसलिए हमको भी पैदल जाना था। साल में केवल एक बार 2 जोड़ी कपड़े मिलते थे क्योंकि और बच्चों को भी दिवाली के दिन ही कपड़े मिलते थे, इसलिए हमको भी दोनों को एक जैसे कपड़े मिलते थे। हमारा बचपन जो है वो हमारे लिए भी कंपलसरी था कि हम लोग सैटरडे की नाइट अपने दोस्त के घर पे बिताएं
और हमारे जो दोस्त थे, आप जान सकते हैं, जब म्यूनसिपालिटी की जो स्कूल है जहाँ पर फी नहीं है या एक नया पैसा फी है, ऐसे स्कूल में आने वाले बच्चे कैसे हो सकते हैं। मैंने वो घर देखा, वो रातें गुजारी कि जो एक घर होता था और उस घर को दरवाज़ा नहीं होता था, केवल पुरानी साड़ी से वो घर बंद होता था। एक कमरा, उसी में चौका, उस चौके पे एक तपेली और उस तपेली के अंदर सवेरे का गर्म पानी और बाद में उसी के अंदर चावल बनाए पकाए जाते थे। सोने के लिए जो दरी थी, वो दरी, और उस दरी के ऊपर जो दुल्हन होती थी, बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी, वो भी घर के पुराने फटे हुए जो कपड़े थे उसकी बनी हुई होती थी। बड़ा उस समय में बड़ा मजा आता था, क्योंकि हमारे खेल भी अलग थे। हम लोग पेड़ के खेल खेलते थे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदना, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पे दौड़ के जाना, जैसे बंदर दौड़ता है, उसको डाब डुबली बोलते थे मराठी में। उसके बाद में हम लोग के जो खेल थे वो खुपसनी थी। खुपसनी यानी गीली मिट्टी के अंदर एक सलाख होती थी, उससे खेलते चले जाओ। तीसरे हमारे खेल होते थे कि हम लोग औरों के बगीचे में, जंगल में जाते थे, वहाँ से चीज बिलाई, इमली, आंवला, बेर तोड़ के लाते थे और उसको एंजॉय करते थे। मगर निश्चित रूप से वो जो वैल्यूज मिले जीवन के अंदर बचपन में, वो वैल्यूज जो माता पिता ने दिए, जो संस्कार दिए, वो संस्कार मुझे लगता है कि सबसे बड़े हैं और वही मेरे जीवन की उपलब्धि है, ऐसा मैं मानता हूँ। पापा, आप अपने बचपन के बारे में बताएंगे और खास करके आपका और डैडी का रिलेशनशिप कैसा था बचपन में, आप लोग को ग्रो अप होते टाइम, और दादी जी ने क्या खास ऐसा कुछ किया, अगर वो बता सके तो। बचपन की तो ऐसी है ऋषि कि विजय भैया और मैं दोनों भाइयों में झगड़े बहुत होते थे। और मेरा काम यह होता था, क्योंकि क्या होता था कि इसके यानी विजय भैया के पास में जो जैकेट मिलता था साल में या 2 साल में एक बार, जो कोट मिलता था, वो बाद में मुझे ही पहनना पड़ता था। कोई नया तो कोट मिलता नहीं था। और उसकी वजह से यह हो जाता था कि विजय भैया पे मेरी बहुत नजर रहती थी। वैसे घूमते हम सब साथ में थे, बहुत घूमते साथ में थे, धूप में निकल जाते थे, पैर में चप्पल नहीं होती थी। एक आधी जगह कोई शादी जा रही है तो उसके सामने अपना डांस करना शुरू कर देते थे। उन दिनों में ऑटो रिक्शा तो नहीं होता था, टांगा हुआ करता था। और टांगे में जब वो हैंडबिल बांटते हुए जाते थे तो मैं और विजय भैया उस हैंडबिल के लिए पीछे दौड़ते थे। मार भी बहुत खाई हम लोगों ने। मैं तुमको विजय भैया का किस्सा बताता हूं। विजय भैया और मैं दोनों एक ही स्कूल में थे, गवर्नमेंट मल्टीपर्पज हाई स्कूल में। ये 11वीं में थे और मैं तब वो 9वीं में था मैं। और जो इनके क्लास टीचर होते थे, नामजोशी सर थे उनके। और नामजोशी सर ने मुझे आके बोला की तुमचा भाऊ शाळेत आलाच नाही, तो गायब असतो, कुठे असतो मला माहित नाही। एकदा त्यांनी मला हे सांगितल्यानंतर की तो कुठे आहे मला माहित नाही, मी घरी गेलो आणि घरी जाऊन आईला सांगितलं, बाई विजय भैया स्कूल में आते नहीं। हो गया। शाम को विजय भैया की थोड़ी पिटाई भी हुई। और पिटाई होने के बाद में, लेकिन दूसरे दिन जो हादसा हुआ वो बहुत बुरा हुआ। शाम को 6:30 बजे स्कूल छुट्टी, हम लोग सभी हॉकी खेलते थे। हॉकी खेल के और विजय भैया मेरे को बोले कि मैं थोड़ा रुक रहा हूं, मेरे दोस्त है। और जिन्होंने, नामजोशी सर जो इनके टीचर थे, जिन्होंने मुझे बोला था, उस बेचारे को रात में खूब इन्होंने हॉकी से पीटा। मुझे और एक याद है, एक जोशी बाई हुआ करती थी, जोशी टीचर थी फिजिक्स की। तो 8वीं में, तब मैं शायद 5th या 6th में था, तो विजय भैया को जवाब नहीं दे पाए तो विजय भैया को ऐसे हाथ रखने बोलते थे और वो जो खड़ी जो स्केल होती है वो स्केल से मारते थे। स्केल से मारने के बाद में चौथे दिन मेरे को मालूम पड़ा कि वो बाई जो हमारी टीचर थी वो कहीं तो भी गिर गई।
पर बाद में पता चला कि उसके भी बेहाल हुए। तो जनरली विजय भैया से कोई टीचर बहुत ज्यादा छेड़खानी नहीं करते थे ऐसे। हम कुछ टीम मेंबर्स के पास में, लोकमत के कुछ परिवार लोगों के पास में गए और उनसे हमने पूछा कि पापा और डैडी के बारे में आपको क्या क्वालिटीज पसंद है। तो आइए देखते हैं वो आपके बारे में क्या कह रहे थे। कैन आई हैव द फर्स्ट वीडियो? विजयबाबूंचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांच्या दांडगा जनसंपर्क आणि अचाट स्मरणशक्ती. विजयबाबू क्वालिटीशी कधीही तडजोड करत नाही. त्यांनी आपल्या संपादकांना लिखाणाच्या बाबतीत संपूर्ण स्वातंत्र्य दिलं आहे. They have taught us to be performers, they have taught us to be ambitious, they have taught us to be leaders, they have taught us to be fearless, they have taught us to aim high. विजय बाबू ये संयुक्त परिवार के प्रणेता हैं. फिर वो पारिवारिक मामला रहो या लोकमत परिवार रहो, कहीं पे भी उन्होंने परिवार जोड़ना में ही विश्वास किया है और वही संस्था उन्होंने हमारे को दिए हैं. कुठल्याही कामाचा किती प्रचंड फॉलोअप घ्यायचा याचं एक आदर्श उदाहरण म्हणजे विजयबाबू. राजन बाबू को हमारे पूरे ग्रुप में लोग एक इंस्टीट्यूशन, एक यूनिवर्सिटी, एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया मानते हैं. कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे एडिटोरियल हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे फाइनेंस हो, जहाँ पे उनकी एकदम बारीक पकड़ नहीं है. बहुत ही हम्बल, डाउन टू अर्थ और एक फादरली फिगर है हम सबके लिए. ऑफिस में बैठ के इंस्ट्रक्शन देने वाली पर्सनालिटी नहीं है राजन बाबू की. जब भी कोई बात आई, कोई प्रॉब्लम आया, तो राजन बाबू खुद फील्ड में जाके खड़े हो जाते थे. Rajan Babu is one person who values the time most in our organization. संपादक म्हणून जास्त यशस्वी आहेत का, व्यवस्थापक म्हणून जास्त यशस्वी आहेत का, कुटुंब प्रमुख म्हणून जास्त यशस्वी आहेत, याची स्पर्धाच लागते. अत्यंत इमोशनल आणि छोट्या छोट्या गोष्टीत देखील मनाला लावून घेणारे राजन बाबू हे कर्मचाऱ्यांशी कधीच कर्मचारी म्हणून वागले नाही, त्यांच्या परिवारातला एक घटक म्हणून ते वागले. लोकमत परिवार हा राजन बाबूंनी दिलेला शब्द है. हर एक को पहचानने की जो चीज है, मैंने समझता हूँ कि बाबूजी को कोई भी उनको मतलब रफ भाषा में बोला जाए बेवकूफ नहीं बना सकता साहब को, बिल्कुल नहीं, नेवर. लोगों में बहुत प्रेम था आपके बारे में, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो आपके बारे में बताना चाहते थे, लेकिन टाइम के कारण हमें उसे कट शॉर्ट करना पड़ा. आपका बचपन गुजरा, उसके बाद में दादाजी के बारे में हम लोगों ने बहुत सुना है. यहाँ पे कई जो लोग बैठे हैं उनमें से शायद 50% लोगों ने शायद दादाजी के साथ में काम भी किया होगा. लेकिन दादाजी ने लोकमत शुरू करने की ये कल्पना कहाँ से लाई? लोकमत क्यों शुरू किया? अगर उसके बारे में अगर आप बता सकें. लोकमत का जो जन्म है ये मूलतः ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ में लड़ने के लिए हुआ. लोकमत ये नाम भी लोकमान्य तिलक साहब ने दिया हुआ है और आज भी और कल भी बाबूजी का प्राण ये लोकमत था. उन्होंने एक बार साफ कह दिया था, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से कहा था, उन्होंने इंदिरा जी से कहा था कि अगर मुझे पॉलिटिक्स और अखबार इस दोनों में से कुछ एक चुनना होगा तो मैं लोकमत को चुनूंगा. दादाजी कांग्रेस के लीडर भी थे. उसके बावजूद भी उन्होंने हम सब लोगों को ये सिखाया. बाबूजी के साथ में जिन लोगों ने काम किए उसमें से जो भी लोग हैं, भावे साहब हैं, रायकर साहब हैं. रायकर साहब उस समय बाबूजी साथ में काम नहीं करते थे मगर बाबूजी को जानते थे बहुत नज़दीक से. वो भावे साहब थे. बाबूजी ने हमेशा अपने संपादकों को पूरा फ्रीडम दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने एडिटर को प्रोटेक्ट करने के लिए इंदिरा जी को तक ये कहा कि हाँ ये मेरे संपादक ने किया और इसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ. वो प्रधानमंत्री थी उस वक्त में और उस वक्त में लोकमत के अंदर एक एडिटोरियल छपा था और उस एडिटोरियल के अंदर गाडगिल साहब ने इंदिरा जी को तू करके संबोधित किया था. मराठी में तू मतलब जैसे कि हिंदी में आप है या मगर वो तू करके उन्होंने संबोधित किया था और उसमें काफ़ी बहुत उन्होंने उसको बहुत तीखा लिखा था. या हमारे वहाँ पर सीमा साकरे थी, उन्होंने इंदिरा जी को कास्ट सासू कहा था कि कास्ट सासू का मतलब होता है हिंदी के अंदर छलने वाली सास.
तो उसके बाद में निश्चित रूप से जो बाबूजी के मित्र लोग थे उन्होंने जाके वो सब कॉपीज वगैरह वहाँ पर इंदिरा जी को बताई, और इंदिरा जी ने पूछा उनसे कि ये दर्डा जी आपकी जानकारी में है क्या? तो बाबूजी ने कहा हाँ मेरी जानकारी में ये। उन्होंने भी कुछ कहा नहीं, और क्योंकि उनका बाबूजी पे पूरा विश्वास था। एक तो बाबूजी ने अपने संपादकीय विभाग को बहुत फ्रीडम देकर रखा था। एक ही एग्जाम्पल है, बाबूजी फूड एंड सिविल सप्लाईज के मिनिस्टर थे, यानी अन्न पुरवठा मंत्री थे बाबूजी। और तब औरंगाबाद में खंडालकर, जो आज यहां नहीं है, खंडालकर ने पूरी सीरीज अन्न पुरवठा विभाग के खिलाफ में 8 आर्टिकल के किस तरह से केरोसिन का भ्रष्टाचार हो रहा है, ये पूरी सीरीज देने की जब बात आई तो मैंने बाबूजी से बात कही। बाबूजी ने कहा लोकमत ने अपना काम करना चाहिए, फियरलेसली काम करना चाहिए, उसको किस तरह से जवाब देना है ये काम मैं असेंबली में करूंगा। मुझे लगता है इससे ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। दूसरी और एक बात मैं बताना चाहूंगा, क्या है, तुमने पूछा कि लोकमत कैसे शुरू हुआ, उसका तो जवाब विजय भैया ने दे दिया। लेकिन लोकमत कुछ एडिशंस परिवार में शुरू हुई, कुछ शायद एक व्यक्ति ने निर्णय लिया हो, दूसरे व्यक्ति ने निर्णय लिया हो, लेकिन आज मुंबई लोकमत जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाबूजी का, एक जिसको कहते कि बाबूजी का सपना था कि मुंबई लोकमत शुरू होना चाहिए। बाबूजी 21 नवंबर के रात, 21 नवंबर 1997 को बाबूजी को रात को सुबह 3 बजे अटैक आया, और उसके बाद में बाबूजी बॉम्बे हॉस्पिटल में थे। 3 रात हम उनके साथ थे, और मुझे याद है कि 24 नवंबर को बाबूजी ने सुबह 7 बजे मुझे पूछा, बेटा अखबार? तो मैंने कहा कि बाबूजी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको थोड़ी तकलीफ है, 8 दिन बाद अखबार पढ़ लेना। नहीं बेटा, मुंबई लोकमत, मैं आज बताता, मैं वो इमोशनल आज हूं, और मैंने कहा कि बाबूजी मुंबई लोकमत शुरू होगा। और मुंबई लोकमत वे नहीं देख नहीं पाए बाबूजी, लेकिन उसके बाद में 1 मई 1998 को लोकमत मुंबई शुरू हुआ। मुझे लगता कि बाबूजी को दी हुई वो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि थी उसे। बाबूजी बहुत फेयरलेस थे वो। डैडी, अगर 1970 में जब दादाजी ने डिसीजन लिया कि लोकमत को हम डेली करेंगे, अगर वो डिसीजन नहीं लिया जाता तो आपको क्या लगता कि आज आप और पापा क्या करते रहते? मैं बता सकता मैं क्या होता जी। मैं निश्चित ही, जब 11वीं हुई, अशोक बाबू और मैं, हम कॉन्टेम्पोररी वैसे, और मैं इंजीनियरिंग के तरफ जा रहा था। और जैसा बताया कि घर में तब एक ट्रेडल मशीन थी विजय भैया, एक सिलेंडर मशीन थी और एक कटिंग मशीन थी, और साथ में हमारे पास कुछ टाइप केसेस थी। इन सब की कीमत उन दिनों में जो लोकमत के पास साधन था, 1 लाख रुपए का साधन यवतमाल में था। तब मुझे प्रिंटिंग की ओर जाने का निर्णय तब बाबूजी विजय भैया ने लिया। मैं मुंबई गया, और आज सोचिए कि किस तरह से लोकमत की ग्रोथ हुई है। यदि आज तब 1971 में यह निर्णय नहीं लिया होता तो शायद मैं इंजीनियर बना होता, शायद कहीं नौकरी करते होता मैं, कहीं नौकरी, क्योंकि शायद इंडस्ट्री में डाल पाता कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर शायद कहीं एक आधी नौकरी हुई होती आज। डैडी, आप क्या करते अगर लोकमत नहीं होता तो? आप ही बताइए मैं क्या करता था। मैं बताऊं? हाँ। विजय भैया, लोकमत नहीं भी होता तो बहुत बड़े व्यक्ति करके ही आज तुमको दिखते, क्योंकि उस आदमी में वो क्षमता है कि नजदीक छोटों के साथ छोटे रह सकते, बड़ों के साथ बड़े रह सकते, और इसीलिए उन्होंने लोकमत को नेतृत्व दिया है। मैंने जब ये क्वेश्चन पूछा कि 1970 में अगर लोकमत नहीं होता तो आप क्या होते, तो मुझे वहां से देवेन भैया ने एक चिट्ठी भेजी कि पगले ये लोग तो कुछ ना कुछ कर ही लेते, अपन तीनों क्या करते हैं।
हम लोग दादाजी के बारे में घंटों बात कर सकते हैं, कई क्वालिटीज हैं। तो जैसा मैंने कहा कि दादाजी के बारे में पूरी रात हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन पापा और डैडी के बारे में एक स्पेसिफिक ऐसी क्या चीज़ आप एडमायर करते हैं, ये हम लोगों ने कुछ लोगों से पूछा। कैन आई हैव द क्लिप प्लीज? ते कधीच सिनियर ज्युनियर असा भेदभाव करत नाही आणि हा भेदभाव प्रेमाच्या बाबतीतही नसतो किंवा रागवण्याच्या बाबतीतही नसतो. त्यांची वागणूक जी आहे ती केवळ मैत्रीची नाही आहे, आत्मीयतेचीच आहे. जो माणूस संबंधात येईल तो त्यांचा होऊन जातो. एवढ्या एका एम्पायरचे प्रमुख पहिल्यांदा फोन केल्यानंतर त्या कामाबाबत आपल्याला सांगतील आणि नंतर आपल्याला विचारतील, यदू तुम्हाला याच्याबद्दल काय वाटतं, याविषयी तुमचं मत काय. खरं तर आपलं मत जाणून घेण्याची त्यांना काही गरज पण नसते. त्यांनी आपल्याला सांगितलेली गोष्ट ही आपल्याकरता आदेश असते, पण त्याच्यामध्ये आपल्या समोरच्या कलिगला, आपल्या लोकमतमधल्या एम्प्लॉईला आपण त्या निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेत आहोत अशी भावना त्याच्यामध्ये निर्माण करणे आणि त्यानंतर त्याच्याकडनं काम करून घेणे, हे मला असं वाटते की लोकमतमधल्या सर्वच व्यक्तींसाठी, अधिकाऱ्यांसाठी देखील हा एक विजयबाबूंच्या स्वभावाचा गुणविशेष जो आहे तो घेण्यासारखा आहे. पारिवारिक पृष्ठभूमि हो, उसकी पारिवारिक समस्याएं हो या उसकी कार्य क्षमता को लेके कोई भी निर्णय हो, उसकी समस्या हो, वो एक बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रायन बाबू की स्पेशलिटी है. उनकी पर्सनालिटी में मैंने देखा कि कोई ईगो नहीं, मालिक जैसी कोई बात नहीं, जो है वो है आमने सामने. जब वो जो बोलते थे तो उसका मतलब उतना ही निकलता था जितना वो बोलते थे, उसके पीछे और कोई छुपा हुआ मतलब नहीं रहता. रोमात संपादक त्यांच्यात भिनलेला आहे. राजन बाबूंनी जे काही तत्व आयुष्यात पाळली त्यातलं पहिलं तत्व म्हणजे वेळ. वेळेच्या बाबतीत राजन बाबू अत्यंत कमालीचे सावध राहते. एनर्जेटिक पर्सनालिटी थी. पेस्टिंग में अगर वो आते थे तो पेस्टिंग के सारे सतत ये सब एनर्जेटिक हो जाते थे. इतका सेन्सिटिव्ह आणि इमोशनल ओनर मला नाही वाटत देशातल्या कुठल्याही वर्तमानपत्राकडे असेल. आणि लोकमतची ही सगळ्यात मोठी जमेची बाजू आहे. पापा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोकमत नंबर 1 हुआ, आज करीबन 3 डेकेड्स हो गए हैं. जैसा कहा जाता है कि नंबर 1 बनना ये आसान है, लेकिन नंबर 1 रहना ये ज़्यादा मुश्किल है. लेकिन कई सालों से लोकमत नंबर 1 रहा है. ये पूरा परिवार की उसके पीछे ताकत लगी. आपने ऑलरेडी फियरलेस जर्नलिज्म, ये तो आपने कहा ही है, लेकिन और ऐसे क्या कारण से लोकमत हमेशा नंबर 1 रहा है, इसके बारे में अगर आप कुछ बता सके तो. सबसे बड़ी चीज मुझे जो लगती है वो ये है कि लोकमत परिवार के जो सदस्य है वो कमिटेड है, वो पारिवारिक है और वो इमोशनली अटैच है. हर आदमी को पैसा चाहिए, उसको अपना परिवार बढ़ाना है. आपने देखा जो मैसेज देना था वो दे चुके, लेकिन साथ ही एक बात है, वो इमोशनली अटैच है. मैंने आज वक्त नहीं ऋषि, मैंने ऐसे कितने प्रसंग देखे कि जब लोकमत के ऊपर तकलीफ आई तो सारे के सारे एक साथ आकर लड़ने को तैयार हो जाते हैं. ये लोकमत की सबसे बड़ी जीत है. और मुझे लगता है एक और चीज है, और वो आप 3 लोगों के बारे में, जैसा लोकमत परिवार में कमिटमेंट है, डिवोशन है, पारिवारिकता है, उसी तरह से मैंने अच्छे अच्छे बड़े घर देखे कि एक संस्था चलती है, दूसरी पीढ़ी ठीक आ जाती है, लेकिन तीसरी पीढ़ी जो है वो उसे बर्बाद कर देती है. लेकिन आई थिंक लोकमत परिवार ये उस बारे में लकी है कि उनको आज का जो तीनों का जो नेतृत्व मिला है वो पूरा कमिटेड है और अपने दादाजी के सपने को संजोए रखने की बात करता है. और इसलिए मैं सबके लिए एक ही कहूंगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है. डैडी, कोई एक और बात है इसमें जो राजन बाबू ने कही है कि लोकमती परिवार है और यहाँ काम करने वाला कोई मालिक नौकर नहीं है. जैसा परिवार के अंदर हम छोटे बड़ों का सम्मान करते हैं और वही बात जो है वो लोकमत की है. मैं इसके बारे में बहुत
सेंसिटिव हूँ, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने लोकमत परिवार में काम के लिए बातचीत ज़रूर हो, कभी तीखी भी बात हो, मगर मान सम्मान में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। उनके परिवार के और हमारे परिवार के बीच के अंदर एक संबंध होना चाहिए। उनके सुख दुख हमारे सुख दुख होने चाहिए, उनकी शादी ब्याह हमारे शादी ब्याह होने चाहिए, उनके दुख दर्द हमारे दुख दर्द होने चाहिए, उनकी किसी भी प्रकार की पीड़ा वो हमारी पीड़ा होनी चाहिए। और वो जब तक हम लोग करते रहेंगे, मुझे लगता है कि ये जो लोकमत परिवार जो है वो हरा भरा रहेगा, काम करने का मज़ा भी आएगा। केवल पैसा कमाना, नंबर 1 बनना, ये एक और ये संस्कृति है नहीं है, ऐसी बात ये भी एक संस्कृति है कि मुझे आज भी उस बात का दर्द है। मेरे मन में आज बात वो इतनी चुभती है कि R.K. लक्ष्मण के पत्नी को मुझे ईमेल करना पड़ा कि आप हमारी मदद करिए। R.K. लक्ष्मण किस परिवार के थे, वो क्या संबंध था उनका, कितना कुछ दिया उन्होंने। मुझे विश्वास है कि आने वाली जो भविष्य की जो पीढ़ी है वो भी इस बारे में बहुत सेंसिटिव है, और इसलिए हम लोग सशक्त हाथों के अंदर सुरक्षित है, इसका मुझे फक्र भी है और समाधान भी है। You know, if there was one thing that you wanted to change about Lokmat, what would that be? No? Yeah. Any one thing if you felt that this is a change I would want to bring in Lokmat, ये बदलाव मैं लाना चाहता हूँ लोकमत में, वो कौन सी ऐसी चीज रहेगी? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि लोकमत महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मराठी अखबार है, वृत्तपत्र है, लेकिन वक्त के साथ अब उसे बदलना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ऑनलाइन, ई पेपर, डिजिटाइजेशन, ये तो सब बात ठीक है, लेकिन आज जो कंटेंट है हमारा, वो कंटेंट को बदलने की बात है। और मैंने आज ही सुबह कुछ लोकमत परिवार के सदस्यों से बात करते हुए मैंने कहा कि मेरी इच्छा यह है कि आज 2500-2700 लोग जो भी लोकमत परिवार में हैं, उसमें से मैं करीब 30 लोगों की टीम, ए स्क्वाड ऑफ 30 चुनना चाहता हूं, जिसमें कोई भी एडिटर लेवल का व्यक्ति नहीं रहेगा, जिसकी उम्र हो सके तो 45 के नीचे हो, और 3 महीने के अंदर लोकमत की आज की छाया नहीं रखते हुए आज के यंग जनरेशन को अखबार पढ़ते वक्त क्या चाहिए, वो पूरी तरह से सोच के, मुझे एडिट पेज कैसा चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे कॉमर्स पेज चाहिए या नहीं चाहिए, 3 महीने के अंदर लोकमत में एक नया अखबार हम निकालेंगे, ये निश्चित। इन तीनों के बीच में पुरानी पीढ़ी का हूं। मैं चाहता हूं कि लोकमत ये मराठी भाषियों का एकमात्र अखबार बने, जिथे लोकमत, जिथे मराठी माणूस तिथे लोकमत। दुनिया में रहने वाला जो प्यार मलयाली आदमी को मलयाली मनोरमा से है, वो प्यार मैं चाहता हूं लोकमत के लिए। और उसके लिए ये एकमात्र उसके लिए विकल्प है जो तुम कर सकते हो, दैट इज कंटेंट ओनली। मुझे अब आज भी ऐसा लगता है कि हम लोग कम से कम मराठी के 10 लाख कॉपीज बढ़ा सकते हैं, 10 लाख कॉपीज। और ये डिफिकल्ट नहीं है, ये पॉसिबल है। कोई भी काम सरल नहीं होता है, मगर पॉसिबल है ये। और दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी मराठी पढ़ा जाता है, या मराठी पढ़ने वाले लोग हैं या जो नहीं पढ़ते हैं, उन सबको मराठी से जोड़ना ये अपना धर्म होना चाहिए। राजेंद्र बाबू ने बाबूजी की इच्छा पूरी की, मेरी भी एक इच्छा थी कि लोकमत दिल्ली से निकले। मगर आज का जो वातावरण है, इस वातावरण के अंदर जो टेक्नोलॉजी बदली है, बाकी की सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर मुझे आज भी लगता है कि लोकमत दिल्ली से निकलना चाहिए। क्योंकि जब तक लोकमत दिल्ली से निकलेगा नहीं, तब तक वो सर्कल पूरा नहीं होगा, यही मैं सोचता हूँ। डैडी, एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे है। यू नो, लॉट ऑफ टाइम्स हम लोग अपनी वाइफ को ग्रांटेड करके लेते हैं,
हम लोग काम में मतलब जैसा जितना हमने ध्यान देना चाहिए कई बार वो ध्यान नहीं दे पाते हैं. आपकी और बड़ी मम्मी की रिलेशनशिप, दिस वाज अ वेरी फ्रूटफुल मेमोरेबल लाइफ. आप दोनों ने साथ में आप लोग साथ में रहे. अगर ऐसा कुछ, अगर आप रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उन्हें वाइफ के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, अपने बच्चों के बारे में अगर आप कुछ बता सकें तो. बड़ा नाजुक सवाल है ये. हम लोग सच में हम लोग अपने पत्नी को बहुत ग्रांटेड लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम ही सब कुछ करते हैं, वो कुछ नहीं करती है. हम पैसा ला के देते हैं, वो घर चला लेती है. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं और वो अपने पति से अधिक काम करती है क्योंकि वो घर भी संभालती है, बच्चों को संभालती है, उनके परिवार को संभालती है, उनके रिश्तेदारों को संभालती है. मैंने मेरे पत्नी के साथ में जस्टिस नहीं किया. मेरी शादी और लोकमत एक साथ में शुरू हुआ और इसलिए मैं 8-8, 10-10 दिन, मतलब मेरी शादी होके कुछ महीने हुए थे, मैं तो कई बार तो लोकमत में सो जाता था. और इसलिए जब तक प्रॉपर घर नहीं सेटअप होता है, इसलिए मेरे माँ ने बाबूजी को साफ कह दिया था कि मैं मेरे बहू को नागपुर नहीं भेजूंगी, और वो यवतमाल रहती थी. मगर उसने कभी भी किसी भी पल ये नहीं कहा मुझे कि आपने ये क्यों किया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं दिया मुझे. हाँ, एक ही सिर्फ समाधान है कि आखिर के कुछ क्षण मैंने उनके साथ में अच्छे बिताए. मगर यहां पर बैठे हुए मैं सबसे एक ही बात कहना चाहूंगा, और मुझे इस बात की खुशी है कि जो काम हम दो भाई नहीं कर सके वो हमारे तीनों बेटे कर रहे हैं. वो इस बात को समझते हैं. और यहाँ बैठे हुए तमाम हज़रात को मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने अपनी जो अर्धांगिनी है, जो आपकी पत्नी है, उसके साथ में जस्टिस करना चाहिए, उसके लिए समझ देना चाहिए, उसकी छोटी छोटी बातों को समझ लेना चाहिए कि उनकी अपेक्षा बहुत बड़ी नहीं होती. कभी रिश्तों को समझ लेना चाहिए और इस रिश्तों की मिठास जो है वो समझदारी में और समझने में ही है. बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं. वी आर गोइंग टू प्ले अ क्विक रैपिड फायर राउंड. आपको आंसर्स बहुत फास्ट देने हैं डैडी, बहुत फास्ट देने हैं. सो सो पहला क्वेश्चन डैडी, आप दोनों को आप साथ में आंसर कर सकते हैं. तुम अगर मुझे बदलना चाहते हो तो मैं बदलूंगा नहीं. फास्ट ये करेंगे. हु इज योर फेवरेट एक्टर? इमीडिएटली. अनिल कपूर. साथ में बोलते जाइए. हु इज योर फेवरेट एक्टर? अमिताभ बच्चन. हु इज योर फेवरेट एक्ट्रेस? वेदर रहमान. ये शर्मिला टैगोर. डैडी ने ये बहुत फास्ट बोला आंसर. एक्टर में भले थोड़ा टाइम लिया होगा लेकिन एक्ट्रेस बहुत फास्ट आपने बताया. हु इज योर फेवरेट पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन? अशोक जैन. एवरीबडी. एक नाम अगर लेना पड़े डैडी, पापा तो एवरीबडी. चलिए ठीक है. पापा पॉलिटिक्स से अभी भी बहुत दूर नहीं है. मैं कुछ नाम यहाँ पे लूँगा एंड उनका नाम सुनते से सबसे पहली चीज़ आपको उनके बारे में क्या ध्यान में आता है वो आपको बताना है. डैडी पहले आपसे पूछूंगा, मैं नाम लूँगा, आप उनकी क्वालिटी, कोई भी एक ही क्वालिटी बताइएगा. चांडक जी. मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड, डिपेंडेबल. करुण. यू कैन लर्न लॉट फ्रॉम हिम. अपर्णा. मोस्ट एनर्जेटिक इंटरनेशनल वुमेन. जानभोर. वेरी सेंसिटिव. आज की जो समाज रचना है उसको समझने वाला व्यक्ति और भविष्य का सितारा. मिलन. वंडरफुल पर्सन. बोरा अंकल. वो तो उन्होंने अपने हाथ से लोकमत को बनाया है. राजू नायक. राजू नायक गोवा का पॉपुलर एडिटर है, मगर उनमें और जनता में जितनी कनेक्टिविटी होना चाहिए उतनी भी नहीं है. पापा आपसे पूछूंगा. रायकर जी. मोस्ट डिपेंडेबल. चांदीवाल जी. इमोशनली
यदि आप उनको संभाल पाए तो जबरदस्त चीज है वो। निनाद देसाई। निनाद देसाई, यार मैं पॉलिटिकल नहीं कहूंगा, निनाद देसाई यदि थोड़ी और मेहनत करे तो बहुत आगे बढ़ सकता है। सेंदाने। सेंदाने वेरी एक्टिव। भटेवरा जी। एब्सोल्युटली, आई मीन किसी चीज में परफेक्शन। सुरेश महाजन। सुरेश महाजन अगेन, अब तो वो भी मेरे ख्याल से रिटायरमेंट पे आ गया है वो, पर नहीं, लोकमत परिवार के साथ में बड़ा हुआ आदमी है वो। मकरंद। मकरंद, उसकी पारिवारिक समस्या सामने होते हुए भी अपने आप को पूरा जिसने डिवोशन कर दिया वो व्यक्ति। देवेन भैया। मोस्ट स्टाइलिश एंड मोस्ट लवेबल। डैडी देवेन भैया। is having a quality of Babuji, Rajan Babu and Josna. Karan. Karan is a wonderful leader. He know how to extract and what exactly he wanted. He is a go-getter. Okay, मैं मेरे बारे में नहीं पूछूंगा, शायद अच्छा नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा. Can we have there is one last. पूछ ले, क्यों रखता मन में भी. नहीं, मैं बाद में पता करवा लूंगा. अपना we've got one last video which we want to show you कि आपसे किस तरीके से लोग इंस्पायर होते हैं. Can we have that video please? ये आपकी एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं. आप नाम ध्यान रखिए डैडी पापा, ये बहुत इंपॉर्टेंट. देख ऋषि, बहुत टाइम हो रहा है अभी, मेरे को जाना पड़ेगा. मैं तुमको बोलता हूँ ये इतना खर्चा मत करो, बहुत खर्चा हो रहा है ऋषि, इसमें मत करो ये. यदु, वो सीएम के बारे में अपना एक विषय डिस्कस हुआ था, क्या हुआ उसके बाद? नहीं, मेरी बीच में सीएम साहब से बातचीत हुई थी, एक फंक्शन में मिले थे. नहीं, तुम मिले ना उनको? कि अभी मिले नहीं अभी तक? नहीं सर, मैंने एसएमएस किया था. नहीं, एसएमएस करना और मिलना अलग बात है. तो मिले कि नहीं मिले, एक काम करो, कल बात करो उनसे और मुझे बताओ. क्या ये मैं लोकमत के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम समझ नहीं रहे यदु. अपने सामने अपने रीडर्स है, अपने को उनके सामने सीएम का विजन रखने का यदु, इसलिए अपन सब कोशिश कर. नहीं तो अपने कोई ऐसा उसमें गेन है नहीं, अपने को कुछ उससे कुछ लेना भी नहीं है और अपने को कुछ मिलाना भी नहीं है उसमें से. तुम समझे कि नहीं? राजन, हां सांगा तुम्ही, मी काय विचारलं हे तुमच्या लक्षात आलंय का? मला अपेक्षित उत्तर नाहीये. नंदू, राजन बोलतोय. यस सर, नंदू बोल. ते आपण घेतोय ना सगळं व्यवस्थित? हो सर, घेतोय. आणि एक काम करा, तुम्ही ते सगळे सेंटर्सकडनं ती सगळी माहिती मागवा आणि एक पहिल्या पानाला घेऊन नंतर सगळं आतमध्ये द्या आणि तुम्ही सगळ्यांशी बोलून घ्या. हो सर, मी संपादकांशी बोलतोय. अहो, त्यांच्याशी बोलू नका, ते बघतात असं नाही. तुम्ही काम करा, सर्व सेंटर्सच्या लोकांना बोला आणि विशेषतः जिल्हा प्रतिनिधींकडनं ते माहिती घ्या आणि ते व्यवस्थित आपण दिलं पाहिजे. काय माहिती आहे, उद्या मंत्रिमंडळाची बैठक आहे आणि मुंबईत आलं की हे याचा इम्पॅक्ट येऊ शकतो. बरोबर आहे? समजले? हो सर, थँक्यू. आई नो बहुत लंबा हो चुका है. वीव गॉट लास्ट. ये आप दोनों के पास में एक एक पॉइंटर्स हैं. मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको ये बताना है. अगर आपको लगता है कि ये डैडी की तरफ पॉइंट होना चाहिए तो आप डैडी की तरफ कीजिए, या पापा की तरफ, या अपने आप के पास पॉइंट करना चाहते होंगे तो आप वैसा भी कर सकते हैं. तो आप दोनों में बेटर सिंगर कौन है? बेटर सिंगर, गाना कौन अच्छा गाता है? गाना गा के बताएंगे. मेरा भी गला खराब है.
इसलिए मैं सोचता हूँ कि नहीं गाऊंगा आज। देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा, उघडदार देवा आता, उघडदार देवा, उघडदार देवा आता, उघडदार देवा। आप दोनों में ज्यादा रोमांटिक कौन है? नहीं पापा, लोगों को नहीं दिख रहा है, आप सिर्फ अपने पास ही। आप दोनों में ज्यादा पंक्चुअल कौन है? नहीं नहीं, ये तो डैडी मेरे हिसाब से आपके तरफ होना चाहिए पॉइंट। आप दोनों में ज्यादा हैंडसम कौन है? आप दोनों में बेटर डांसर कौन है? डैडी का साइड, पापा का साइड, हु इज अ बेटर डांसर? I think we can actually try it out just now. तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तुम है गेरुआ, राधे की दिल से है दुआ। लास्ट क्वेश्चन, आप दोनों में ज्यादा अच्छा क्रिकेट कौन खेलता है? बैटिंग या बॉलिंग? दोनों। चलिए, बॉलिंग में अच्छा करता था। आइए लेट्स टेस्ट दैट ऑल्सो। आप जितना जोर से ताली बजाएंगे उससे आपसे बजेगा। Building. Thank you so much. Hopefully आपको डैडी और पापा के बारे में ऐसी कई चीजें पता चली होगी, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, दादाजी के बारे में, जो शायद आज तक आपको नहीं पता होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू डैडी, थैंक यू पापा। मैं आप सबके लिए लोकमत परिवार के लिए एक शेर मैंने लाके रखा था, और वो क्योंकि जिंदगी में कई बार हम लोग कोई चीज अचीव नहीं कर पाते, लेकिन अचीव नहीं भी करे तो हमारी भावना क्या होनी चाहिए, ये लोकमत परिवार की भावना है। जमीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हौसले के तरकश में, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं शेर तो नहीं पढ़ूंगा, मगर जो लोग हमको छोड़ के चले गए इस दुनिया से, उसमें हेमंत भी एक है, जिसकी नगरी में आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मगर दूसरे भी हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जो आज हमारे यहाँ पर नहीं है किसी कारण से, उनकी तबीयत की वजह से, मगर आज भी उनका प्राण जो है लोकमत में बसा हुआ है। ऐसे निर्मल बाबू दर्डा को मैं याद करता हूँ, और उनके लिए जोरदार तालियों से आप उनका सम्मान करें।